आज की कहानी है बेटी हुई तो मायके छोड़ आना। मैं बिलाल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी से शादी करूँगी। आप मुझे कुछ भी करके रोक नहीं सकते। मेरे जन्म से आज तक इन 21 सालों में आपने सिर उठाकर मेरी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। ऐसे में आप अब मेरी जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हैं? ये मेरी जिंदगी है। अगर इस मामले में भी मैं आपकी बात सुनूंगी तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। गलत क्या है और सही क्या है ये मैं जानती हूँ। इसके अलावा मैं अब एक नाबालिग हूँ। अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है मुझे। अपने समक्ष खड़ी अपनी बेटी निशा की बातें सुनकर सोमनाथ आश्चर्यचकित रह गए। सोमनाथ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उनके सामने बोल रही है वो उनकी बेटी निशा है। निशा ने इस घर में आए इन 2 सालों में अपने पिता के सामने कभी इतनी हिम्मत से बात नहीं की। निशा को अपने पिता से इस तरह बात करते हुए देखकर उसकी माँ लक्ष्मी भी हैरान थी। उसे भी निशा के इस नए रूप को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी बेटी निशा ही है। अगर एक सलवार कमीज खरीदनी होती तो वो अपने पापा से पूछने के लिए घबराती। अपनी माँ के पास आकर, माँ आप ही पापा से पूछिए और खरीद दीजिए ना प्लीज। प्लीज माँ बोलने वाली निशा आज अपने पापा के सामने अचानक शेरनी कैसे बन गई? अपने पापा के सामने इस तरह खड़े होकर बेधड़क बातें कर रही निशा को देखकर लक्ष्मी सन्न रह गई। उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये कि निशा का ये कहना कि वो एक मुसलमान युवक से प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है। इस प्रस्ताव को सोमनाथ के सामने रखने के लिए भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि सोमनाथ एक कट्टर हिंदू है। उनके सामने उनकी बेटी कह रही है कि वो एक मुसलमान युवक से शादी करना चाहती है। लक्ष्मी ने मन में सोचा कि जो भी हो, निशा की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। एक कड़वा सच ये है कि लक्ष्मी कभी अपने पति के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकती थी। शादी हुए इन 30 सालों में लक्ष्मी के ने पति के सामने कभी अपनी राय जाहिर नहीं की। उनके परिवार की प्रथा है कि औरतों को आज़ादी ना दी जाए। उनका मानना है कि स्त्री का दर्जा हमेशा पुरुष से कम होता है। मगर लक्ष्मी के मायके की बात अलग थी। लक्ष्मी के पिता ने उसे एक महारानी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पिता की 3 बेटियां थीं और वो इससे बहुत खुश थे। वो अपनी लड़कियों को घर की महालक्ष्मी मानते थे और उन्हें भरपूर स्नेह व इज्जत देते थे। उन्हें अपनी तीनों बेटियों पर गुरूर था, खासकर अपनी बड़ी बेटी लक्ष्मी पर। लक्ष्मी की बातों को वो सिर आंखों पर रखते थे। लक्ष्मी की ख्वाहिश का मान करते हुए उन्होंने उसे अंग्रेजी साहित्य में बीए करने की इजाज़त दी। लक्ष्मी के पिता ने अपनी बेटी की शादी के मामले में एक गलत फैसला ले लिया। सोमनाथ के परिवार के बारे में अच्छी तरह पूछताछ किए बगैर उस परिवार की शान और शौकत देखकर अपनी बेटी की शादी सोमनाथ से करवाई। शादी के दूसरे दिन ही लक्ष्मी को ससुराल में एक झटका सा लगा। लक्ष्मी को अंग्रेजी अखबार पढ़ते देखकर उसके ससुर ने उसे फटकारा। इस तरह सुबह अंग्रेजी अखबार पढ़ना एक बहू को शोभा देता है क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? मर्दों की तरह औरतों का अखबार पढ़ना अच्छे संस्कार नहीं है। दुनिया के बारे में जानकर तुम क्या करोगी? तुम्हारा काम है रसोई में खाना पकाना और बच्चे पैदा करके उनका पालन पोषण करना। समझी तुम? ससुर जी की बातें सुनकर लक्ष्मी को ताज्जुब हुआ। ससुराल में आए कुछ ही दिनों में लक्ष्मी को पता चल गया कि औरतों को मर्दों का गुलाम बनाकर रहना ही इस घर की परंपरा है। ना चाहते हुए भी लक्ष्मी ने अपने आप को बदलने की कोशिश की। समय आया जब लक्ष्मी अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। जब डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई तो लक्ष्मी बेहद खुश हुई। उसने खुशी से अपने पति सोमनाथ को यह समाचार सुनाया तो उन्होंने कहा, सुनो, अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे लेकर इस घर में आना। लड़की पैदा हुई तो उसे अपने मायके में छोड़कर आना। समझी? खानदान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लड़का ही चाहिए। ये सुनते ही लक्ष्मी सन्न रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई आदमी
अपनी पहली संतान के बारे में ऐसा भी सोच सकता है। बहरहाल लक्ष्मी ने एक लड़के को जन्म दिया और उसके बाद लक्ष्मी की इज्जत उस घर में बढ़ गई। इसका कारण ये था कि लक्ष्मी की दोनों जेठानियां अपनी पहली संतान लड़की होने के कारण उन्हें अपने मायके में ही छोड़कर आई थी। लक्ष्मी के ससुर ने उसे एक कीमती गहना तोहफे में दिया। उसके 2 वर्षों बाद जब लक्ष्मी का दूसरा लड़का पैदा हुआ, तब से सोमनाथ अपना सीना चौड़ा करते हुए घूमते थे। लक्ष्मी के कई बार मना करने के बावजूद उसके दोनों बेटों संदीप और सुदीप को उसके पति और ससुर ने लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया। अगर लक्ष्मी बीच में बोले तो ये दोनों लड़के हैं, शेर हैं मेरे बच्चे, उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी करके ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे, कहकर लक्ष्मी के दोनों बेटों को पूरी तरह बिगाड़ दिया सोमनाथ ने। लक्ष्मी बेबस होकर देखती रह गई। इतने में लक्ष्मी तीसरी बार गर्भवती हुई। सोमनाथ तो बड़े गुरूर से कहता रहा, ये भी बेटा ही होगा। सोमनाथ की इस बेवकूफ़ी को देखकर लक्ष्मी को समझ में नहीं आया कि वो रोए या हंसे। मगर इस बार लक्ष्मी को एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। लक्ष्मी ने अपनी नन्ही सी परी को अपने सीने से लगा लिया। जब सोमनाथ को ये खबर मिली कि लक्ष्मी ने एक लड़की को जन्म दिया है, तो वो गुस्से से पागल हो गए। बच्ची को देखने तक के लिए भी नहीं आए और ऊपर से उन्होंने चिट्ठी लिखी कि घर वापस आते समय बेटी को मायके में छोड़कर आना। अगर वहां भी बच्ची को पालना नहीं चाहे तो उसे किसी अनाथ आश्रम में दाखिल करवा देना। लक्ष्मी अपनी बच्ची को अपनी छोटी बहन के हवाले कर अपने पति के घर वापस आ गई। लक्ष्मी की बहन के 2 बेटे थे, इसीलिए उसने खुशी खुशी लक्ष्मी की बेटी की परवरिश करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लक्ष्मी की छोटी बहन ने उस प्यारी सी बच्ची का नाम निशा रखा। लक्ष्मी के बेटे संदीप और सुदीप दोनों अव्वल नंबर के निकम्मे, बदतमीज और बदचलन बने। 10वीं कक्षा में दोनों फेल हो गए और लफंगों की तरह इधर उधर घूमने लगे। लाख कोशिशों के बावजूद लक्ष्मी अपने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। संदीप और सुदीप दोनों गैर कानूनी काम करके 2 बार जेल भी जा चुके थे। लक्ष्मी ने अपनी बहन की चिट्ठी से ये जान लिया था कि निशा पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती रहती है और अच्छे संस्कारों से आगे बढ़ रही है। लक्ष्मी को इतनी कठिनाइयों के बीच इसी समाचार ने खुश रखा, मगर वो खुशी बहुत दिनों तक नहीं टिकी। लक्ष्मी की छोटी बहन, जिसे कोई बीमारी नहीं थी, अचानक दिल का दौरा पड़ा और 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद चल बसी। उसके पति ने सोचा कि एक 21 साल की लड़की को बिन माँ के पालना खुद से नहीं होगा। इसीलिए निशा को लक्ष्मी के पास छोड़ने का फैसला लिया। उस वक्त निशा फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रही थी और वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। पहले तो सोमनाथ ने निशा को फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने की इजाज़त देने से सख्त मना कर दिया, लेकिन लक्ष्मी ने उनसे गुजारिश की कि कोर्स को ख़त्म होने में अब सिर्फ 1 ही साल बाकी है, उसे बीच में रोकना नहीं, उसे पूरा करने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बहुत सोचने के बाद आखिरकार सोमनाथ ने निशा को कॉलेज भेजने की मंजूरी दी। निशा को यह सब बड़ा अजीब सा लगा। एक तो पहली बार वो अभी अपनी 21 साल की उम्र में अपने जन्मदाता माँ बाप से मिल रही थी। दूसरी बात, जिस माहौल में वो बड़ी हुई थी, वहाँ इस तरह औरतें अपने पति के सामने झोली फैलाकर नहीं खड़ी होती थी। दोनों को वहाँ पर बराबर का सम्मान दिया जाता था। लक्ष्मी ने भी अपनी बेटी के प्रति अपना प्यार नहीं जताया। उसके मन में एक ही विचार था कि पढ़ाई खत्म होते ही निशा का ब्याह एक ऐसे घर में हो जहां औरतों को इज्जत दी जाए। बेटी की शादी में पिता की उपस्थिति जरूरी है, इसीलिए लक्ष्मी अपने पति से अपनी बेटी के बारे में कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी और सोमनाथ की हर बात मानती थी। सोमनाथ की देखा देखी उनके दोनों बेटे भी औरतों की इज्जत नहीं करते थे। दोनों मिलकर अक्सर निशा को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते। बचपन से लाड प्यार और इज्जत से पली निशा को इस माहौल में घुटन होने लगी। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसकी माँ ने भी अपना प्यार जाहिर नहीं किया। इसी बीच निशा के कॉलेज में वार्षिक महोत्सव हुआ और तभी
पहली बार उसकी मुलाकात बिलाल से हुई। उस उत्सव में भाग लेने के लिए कई कॉलेजों से बहुत सारे छात्र आए हुए थे। निशा एक अच्छी गायिका थी और उसकी आवाज में मिठास थी, जिसके कारण उसके कॉलेज के छात्रों और अध्यापकों ने निशा को गाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनके कॉलेज को पुरस्कार मिले। निशा ने उस प्रतियोगिता के लिए खूब तैयारी भी की। उसके साथ उसकी सहेली गिटार बजाने वाली थी, मगर उत्सव के दिन जो लड़की गिटार बजाने वाली थी, उसके पिता बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थे और वो उत्सव में न आ सकी। निशा अब उलझन में पड़ गई। गिटार के बिना निशा का गाना अधूरा होगा और इसी कारण उसे पुरस्कार मिलने की उम्मीद नहीं थी। निशा असमंजस में पड़ गई और रोने लगी। उसकी सहेलियां ढाढ़स बंधाने लगीं और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त एक नौजवान वहां आया और उसने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैं समझ गया हूँ कि आपको एक गिटार बजाने वाला चाहिए। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इसे सुनकर निशा और उसकी सहेलियाँ ताज्जुब से एक दूसरे को देखने लगीं। एक पल के लिए वे सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दें। निशा और उसकी सहेलियों को उस अनजान युवक का प्रस्ताव स्वीकारने में झिझक हुई। वो किसी और कॉलेज का छात्र है, फिर वो क्यों अपने कॉलेज को छोड़कर हमारे कॉलेज के लिए गिटार बजाने को तैयार है? ऐसा क्यों? उनके मन में ये डर था कि ये इव टीजिंग का कोई चक्कर तो नहीं। उस युवक ने हंसते हुए कहा, मैं एक अच्छा गिटारिस्ट हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी मदद करूँ, अगर आप बुरा न माने तो। ज़्यादा मत सोचिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसकी गंभीरता देखकर निशा और उसकी सहेलियाँ उस लड़के की मदद लेने के लिए तैयार हो गईं। उस लड़के ने तुरंत अपने दोस्त से गिटार लेकर निशा के साथ मिलकर 2 बार रिहर्सल किया। निशा ने देखा कि वो उसके साथ बड़ी तमीज के साथ बातें कर रहा था और बहुत ही मृदुभाषी था। निशा स्पर्धा को लेकर बहुत परेशान थी और इस हड़बड़ी में उसने उस लड़के का नाम तक नहीं पूछा। जब उनकी बारी आई तो दोनों मंच पर आए। निशा अपने आप को भूलकर अपने गाने में मंत्रमुग्ध हो गई और उसे पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार लेते समय निशा उस लड़के को भी अपने साथ मंच पर ले गई। विदाई के समय उस लड़के ने निशा को अपना नाम बताया। मेरा नाम बिलाल है। मैं अंग्रेजी साहित्य में एमए कर रहा हूँ। आप मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं और दोस्ती को आगे कायम रख सकते हैं। निशा ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ बात कर रहे बिलाल की ओर देखा। निशा ने पहली बार बिलाल को गौर से देखा। 6 फुट का कद, चौड़े कंधे, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चौड़ा माथा तथा उसके चेहरे पर छलक रही एक मधुर मुस्कान। निशा को लगा कि सच में बिलाल एक आकर्षक युवक है। इसके अलावा लड़कियों के प्रति उसका बर्ताव निशा को बेहद पसंद आया। उस घटना के बाद दोनों अक्सर फोन पर बातें करते थे। बिलाल की आवाज में भी एक अनोखा जादू था। बड़े अदब से बात करने वाला उसका अंदाज निशा को उसकी ओर खींचने लगा। कई बार फोन पर बात होने के बाद दोनों ने एक कॉफी शॉप में मिलने का फैसला लिया। बिलाल एक बड़ी गाड़ी में आया। फोन पर इतनी बातें करते वक्त कभी अपनी हैसियत के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। अब भी बड़ी नम्रता से कहा, वापस जाते समय आपको मोटर बाइक से छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए गाड़ी लेकर आया। उसकी आवाज में जरा भी घमंड नहीं था। बिलाल ने अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि लखनऊ की मशहूर कपड़े की दुकान जमाल एंड सन्स के मालिक हैं उसके पिता, और उसकी माँ घर पर ही बुटीक चलाती हैं जहां वो डिज़ाइनर साड़ियाँ तैयार कर उन्हें बेचती हैं। उसके बड़े भाई पिता के साथ कारोबार संभालते हैं और एक छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। ये सुनती रही निशा बिलाल को अपने परिवार के बारे में क्या बताए। सोचने लगी, अपने पिता या अपने भाइयों की झूठी तारीफ करने के बजाय वो चुप रही। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन बिलाल ने कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीते समय कहा, निशा, मुझे बातें घुमाना नहीं आता। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको मेरा प्यार कबूल है? ये बात सुनकर निशा को एक झटका सा लगा।
क्योंकि वो बिलाल को दोस्त ही मानती रही और कभी भी उसने उसे इस नज़रिए से नहीं देखा था। इसके अलावा निशा ने सोचा कि दोनों के बीच मजहब की दीवार है और ये शादी कैसे हो सकती है। मैं जानता हूँ कि हमारा मजहब अलग है, मगर वो हमारे बीच नहीं आ सकता। आपको जल्दबाजी में फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बारे में और हमारे रिश्ते के बारे में आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए। आप मुझसे शादी ना करना चाहें तो भी मैं आपसे दोस्ती को बरकरार रखना चाहता हूँ। निशा इस प्रस्ताव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो गहरी सोच में पड़ गई। दिल की बात किसी के साथ बांटने के लिए निशा की कोई करीबी सहेली भी नहीं थी। निशा रात दिन इस बारे में सोचने लगी। निशा ने सोचा कि अगर उसके पिता ने उसकी शादी करवाई तो वो ज़रूर एक ऐसे लड़के व परिवार को ढूंढ निकालेंगे जो औरत को इंसान नहीं मानते। उससे भी नहीं पूछेंगे कि वो लड़का उसे पसंद है या नहीं। बहुत सोचने के बाद निशा को ये एहसास हुआ कि मन ही मन वो बिलाल से प्यार करने लगी है। बस अपने दिल की बात समझ नहीं पाई और बिलाल ने अपने दिल की बात कहकर उसके अंदर सोए हुए प्यार को जगा दिया। बिलाल एक नेक और अच्छा इंसान है, अच्छे खानदान का है। निशा को ऐसा लगा कि बिलाल से अच्छा पति ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। काफ़ी कश्मकश के बाद निशा ने फैसला लिया कि जिस परिवार ने उसे प्यार और इज्जत नहीं दी, उस परिवार के लिए वो अपने प्यार की बलि क्यों चढ़ाए। निशा ने 15 दिनों के बाद बिलाल से अपने प्यार का इजहार किया। उसी दिन बिलाल उसे अपने घर ले गया। बिलाल की गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुक गई। गाड़ी से उतरकर झिझकती हुई निशा अंदर गई। आजा मेरी बहू रानी। एक प्यार भरी पुकार सुनकर निशा ने उस तरफ देखा तो वहां एक और मुस्कुराती हुई औरत खड़ी थी। मेरी अम्मी जान, जुबैदा बेगम, बिलाल ने कहा। और वहां दो और औरतें खड़ी थीं और उनमें से एक औरत को मेरी भाभी जान जीनत और सूट पहने एक लड़की को मेरी छोटी व इकलौती बहन शबनम, कॉलेज में पढ़ रही है, कहकर बिलाल ने सबसे परिचय कराया। निशा ने अपने संस्कार के अनुसार बिलाल की माँ के पैर छुए, मगर बिलाल की माँ ने निशा को उठाकर अपने सीने से लगाया और कहा, नहीं मेरी बेटी, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि यहाँ मेरे दिल में है। आकर यहाँ आराम से बैठो। डर क्यों रही हो? मैं भी एक माँ हूँ। ये सुनते ही निशा का मनोबल बढ़ गया। ऐसे में शबनम बोली, अरे मेरी नई भाभी, आप क्यों इतनी टेंशन में हैं? अपनी टेंशन कम करने के लिए ये ठंडा पानी पीजिए। निशा ने भी हंसते हुए उससे पानी का ग्लास ले लिया। इसी दौरान उस घर की बहू जीनत एक प्लेट में कुछ मिठाई और नमकीन लेकर आई। लीजिए मेरी नई देवरानी जी, इसे खाइए। इतने में बिलाल के बड़े भाई और पापा भी आ गए। बिलाल ने अपने पिताजी से निशा का परिचय करवाया। उसकी आवाज़ में डर बिल्कुल नहीं था। उसने प्यार और इज्जत के साथ अपने पिताजी से बात की। अब्बू जान, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। यही वो लड़की है निशा। बिलाल की बातें सुनते ही पिताजी ने मुस्कुराते हुए निशा के पास आकर कहा, हमेशा खुश रहो बेटी। बिलाल को अपने पिता से बातें करते हुए देखकर निशा को ऐसा लगा कि बाप बेटे नहीं बल्कि दो भाई आपस में बातें कर रहे हैं। फिर बिलाल ने अपने भाई को निशा से मिलवाया। अपने भाई से एक दोस्त की तरह पेश आया बिलाल। बिलाल के परिवार से मिलने के बाद निशा ने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो, बिलाल से शादी करने के अपने फैसले से अब वो पीछे नहीं हटेगी। अपने पिता से भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं 21 साल की हूँ, अपनी जिंदगी का अहम फैसला लेने की उम्र है मेरी। अगर आप अपने बेटों के साथ मेरे रास्ते में अड़चन डालेंगे तो मजबूरन मुझे कानून की मदद लेनी पड़ेगी। मैं आगे आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। निशा की दृढ़ता देखकर सोमनाथ ने भी अपना निर्णय सुनाया। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या आए तो मायका समझकर इस घर में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। याद रहे, मेरे लिए तुम मर चुकी हो। सोमनाथ ने एक बाप की तरह नहीं
बल्कि किसी दुश्मन की तरह निशा के साथ व्यवहार किया। बिलाल और निशा की शादी हुए लगभग 2 महीने बीत गए। शादी के दिन निशा ने बिलाल से कहा, बिलाल, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। अगर कुछ गलती हो जाए तो सिर छिपाने के लिए मेरे पास मेरा मायका भी नहीं है। बिलाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारे घर में तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम्हें अपने मायके की याद कभी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। निशा ने सोचा था कि बिलाल के घर वाले उन दोनों की शादी इस्लामिक तौर तरीकों से करेंगे, मगर शादी के 2 दिन पहले ही बिलाल के माँ और पापा ने निशा से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, तुमने मेरे बेटे से प्यार किया है और शादी भी करने वाली हो। इस वजह से तुम्हारे ऊपर हम अपना मजहब नहीं थोपना चाहते। दबाव में पड़कर एक मजहब को कोई अपना नहीं सकता। इसीलिए अब तुम दोनों की कानूनी तौर से कोर्ट मैरिज करवा देंगे। तुम हमारे साथ रहकर हमारे मजहब और रीति रिवाज को जान लो। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से इस्लाम को कबूल करना चाहे, तब तुम अपना मजहब बदलना। ये सुनते ही निशा को राहत मिली और उसने अपनी सास को गले लगा लिया। उस घर का माहौल निशा को बहुत पसंद आया। निशा को ऐसा लगा कि उस घर के कोने कोने में प्यार ही प्यार है। कोई भी किसी से बुरा सलूक नहीं करता और ऊंची आवाज में भी नहीं बोलता था। खासकर अपनी सास के प्यार से वो फूली ना समाई। बिलाल की माँ अपनी दोनों बहुओं को अपनी बेटी की तरह प्यार और सम्मान देती थी। बिलाल की माँ को सिलाई व कढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो उस बंगले के बाहर वाले एक बड़े कमरे में अपनी डिज़ाइनर साड़ियों का बुटीक चला रही थी। निशा ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, इसीलिए वो भी अपनी सास के साथ साड़ियाँ तैयार करने लगी और बुटीक में जाकर वहाँ भी काम संभालने लगी। एक दिन जब निशा अपनी सास के साथ बुटीक में बैठी थी, उस वक्त एक छोटा सा पत्थर आकर गिरा। उस पत्थर से बुटीक का एक शीशा टूट गया। सास बहू हैरान हो गई। इतने में और भी बहुत सारे पत्थर आकर गिरे। दोनों ने बाहर आकर देखा तो वहां निशा के दोनों भाई खड़े थे। उन्हें देखते ही निशा को ये आभास हुआ कि ये हरकत इन दोनों की ही है। इस हरकत के से निशा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद निशा के दोनों भाई सड़क पर खड़े होकर बहन को गाली देने लगे। यही है वो औरत जिसने एक मुसलमान से शादी की, बेशर्म कहीं की। ऐसा कहकर निशा के भाई निशा का अपमान करने लगे। ये सुनकर निशा शर्म से पानी पानी हो गई। निशा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। निशा इस सोच में पड़ गई कि इस मामले को कैसे सुलझाए। निशा को पता था कि उसके भाई लखनऊ शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं और 2-3 बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। उनके पिताजी ने उन्हें जेल से छुड़वाया और जब निशा की मां ने कुछ पूछने की कोशिश की तो सोमनाथ ने बात बात काट कर, तुम औरत हो, ये मामला मर्दों का है और मेरे बेटों ने मर्दों जैसा काम किया है, तुम बीच में मत बोलो, लक्ष्मी को चुप करा दिया। आज उन दोनों भाइयों ने निशा के ससुराल वालों के सामने आकर अपनी गुंडागर्दी दिखाई। इतने में 4-5 छोटे छोटे पत्थर और आकर गिरे और उनमें से एक पत्थर निशा की सास के माथे पर लगा और उन्हें चोट लग गई। घर आकर निशा ने अपनी सास की चोट पर मरहम लगाया। इस दुर्घटना की खबर मिलते ही बिलाल के अब्बूजान घर लौट आए। उन सब के सामने निशा ने झिझकते हुए कहा, अब्बूजान, मेरे भाइयों ने ही हमारे बुटीक पर पत्थर फेंके थे। आप मेरे बारे में मत सोचिए, उन्होंने जो किया गलत किया और आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए। निशा की बातें सुनकर सबने अब्बूजान की ओर देखा, क्योंकि फैसला लेने वाले वो ही थे। ठीक है जुबैदा, तुम अभी आराम करो। कल से बुटीक के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तुम दोनों औरतें अकेले में ऐसी हालत को नहीं संभाल पाओगी, इसीलिए एक गार्ड की ज़रूरत है। उनकी बातों से ये स्पष्ट था कि वो इस मामले को पुलिस तक ले जाना नहीं चाहते हैं। मगर निशा ने उनके पास जाकर सहम कर कहा, अब्बूजान, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे भाइयों को माफ़ मत कीजिए। उन्होंने जो भी किया वो बिल्कुल गलत है। अगर आप इस बार उन्हें माफ़ करेंगे तो उनकी ज़रूरत और बढ़ जाएगी। इसीलिए आप उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करा दीजिए। मैं तुम्हारे जज्बे को समझ सकता हूँ बहू,
मगर हमें इस मामले में सावधानी बरतनी होगी। जिन्होंने ये हरकत की वो तुम्हारे भाई हैं। आज नहीं तो कल हम एक ही परिवार हो जाएंगे। अगर हम आज जल्दबाजी में पुलिस के पास गए तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। उन दोनों को एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। उनके बड़प्पन के सामने अपने पिता की हरकतों को याद कर निशा की आंखें नम हो गईं। इस दरमियान रमज़ान का महीना आया। रमज़ान के महीने के 10वें दिन दोपहर की नमाज के बाद अचानक निशा बेहोश हो गई और उसे देखकर सबके होश उड़ गए। तुरंत डॉक्टर को बुलवाया गया। निशा की जांच करने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराहट के साथ कहा, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ये सुनकर सभी पुलकित हो उठे। बिलाल के परिवार ने निशा को पलकों पर बिठाया। अब्बूजान और भाईजान दोनों रोज निशा के लिए फल खरीद कर लाते थे। जुबैदा और जीनत दोनों खास पकवान बनाती। सबका प्यार देखकर निशा की आंखें डबडबा गईं। अचानक एक दिन जुबैदा को थकान महसूस हुई और वो एक कुर्सी पर बैठ गईं। उनके दाहिने हाथ में इतना दर्द होने लगा कि उसे उठा ही नहीं पाई और धीरे धीरे वो दर्द सीने तक पहुंच गया और जुबैदा बेहोश हो गई। घर के लोग उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच करके उन्हें तुरंत आईसीयू में दाखिल कर दिया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है। इनकी आर्टरी में ब्लॉकेज है और तुरंत बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम ऑपरेशन करेंगे। इसके लिए कुल मिलाकर 5 लाख रुपए खर्च करना होगा आपको। ये सुनकर परिवार के सभी लोग उदास हो गए। बिलाल के पिताजी हताश हो गए थे। शादी हुए इतने सालों में अपनी बीवी को ऐसी हालत में वो पहली बार देख रहे हैं और वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। बच्चों ने पहली बार अपने अब्बू जान की आंखों में आंसू छलकते हुए देखे। बिलाल ने अब्बू जान के पास इस वक्त इतने रुपए नहीं थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए लखनऊ की मेन मार्केट में अलग अलग दुकान खोलने के लिए अपनी सारी बचत उसमें लगा दी थी। उनकी मजबूरी देखकर निशा ने कहा, अब्बू जान, आपने हमारे बुटीक की कमाई को कभी भी नहीं मांगा। अब हमारे पास 10 लाख रुपए हैं और आप बेफिक्र रहिए। अम्मी जान का ऑपरेशन बिना किसी परेशानी के साथ हो गया। सभी अस्पताल में अम्मी जान के पास थे। उस समय निशा के मोबाइल की घंटी बजी। उसकी माँ का फ़ोन था। शादी होने के बाद माँ ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। अब क्यों फ़ोन कर रही हैं? सोचते हुए निशा ने हेलो कहा तो दूसरी तरफ उसकी माँ की हड़बड़ाई आवाज़ सुनाई दी। निशा, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे भाइयों को पुलिस पकड़ कर ले गई है और उन्हें जमानत पर छुड़वाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। ये सुनते ही निशा के क्रोध की सीमा नहीं रही। औपचारिकता के लिए भी माँ ने ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, मगर अपना अधिकार जताते हुए अपने नालायक बेटों के लिए रुपए मांग रही हैं। वो गुस्से में बोली, किस हक से आप मुझसे इतने रुपए मांग रही हैं? आप लोगों ने दर्द के सिवा क्या दिया है मुझे? और मुझसे मदद मांगने में आपको लज्जा नहीं आई? ऐसे कहते हुए निशा ने गुस्से में तमतमाते हुए फोन काट दिया। अब्बू जान ये सब सुन रहे थे। 5 दिनों के बाद जुबैदा घर वापस आ गई। दोनों बहुओं ने अपनी सास की खूब देखभाल की। दूसरे दिन सुबह ही अब्बू जान कहीं बाहर जाने की तैयारी करने लगे। सबने सोचा कि शायद वो अपनी दुकान पर जा रहे हैं। उन्होंने निशा से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास जो 5 लाख रुपए हैं, क्या तुम मुझे दे सकती हो? निशा ने बिना कोई सवाल पूछे चेक में दस्तखत करके अब्बू जान को दे दिया। उस चेक को अपनी पॉकेट में रखकर उन्होंने कहा, मैं अपने संबंधी के घर तक जा रहा हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि बड़ी बहू जीनत का घर लखनऊ में नहीं, फिर किस संबंधी का जिक्र कर रहे हैं अब्बू जान? मैं निशा के मायके के बारे में बात कर रहा हूँ। वे हमारे संबंधी ही हैं। उनके घर के बेटे जेल में सड़ रहे हैं। उन्हें रिहा कराने के लिए ये रुपए ले जा रहा हूँ। निशा ने कुछ कहने की कोशिश की तो अब्बू जान ने बीच में बात काट कर कहा, बहू, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, मगर ये वक्त नहीं है गुस्सा निकालने का। जब वो हमसे मदद मांग रहे हैं तो इनकार करना ठीक नहीं और इंसानियत भी नहीं है। उनकी बातें सुनकर
सब सन्न हो गए। अचानक अपने घर की चौखट पर निशा के ससुर जी को देखकर निशा के माँ बाप दोनों आश्चर्यचकित हो गए। मगर वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर गए और लक्ष्मी को 5 लाख रुपए का चेक देकर कहा, बहन जी, निशा एक बच्ची है, इसीलिए जब आपने उसे फोन किया तो गुस्से में आकर न जाने उसने क्या कह दिया। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इन रुपयों से अपने बेटों को रिहा कराने का काम शुरू कीजिए। ये सुनकर लक्ष्मी और सोमनाथ दोनों की नजरें झुक गईं। भाईजान, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बच्चे पति पत्नी की देन होते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश देना हमारा फर्ज है। बच्चों में बेटा बेटी का फर्क करना प्यार का अपमान करने के समान है। जो भी हमें मिले उसे सच्चे मन से अपनाना ही हमारे लिए उचित है। और एक बात सुनिए, बच्चों को सही गलत सिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है। अगर बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़े तो इसका मतलब है हमारी परवरिश में ही खोट है। ये मत सोचना कि मैं आपके बेटों की गलतियों के लिए आपको दोषी ठहरा रहा हूँ। आगे से उन दोनों को सही रास्ते पर चलने की सीख दीजिए। अपने मन से द्वेष की भावना को हटा दीजिए और अपने बच्चों के मन में भी इस जहर के बीज को मत बोइए। इस दुनिया में हमेशा प्यार की ही जीत होगी, नफरत की नहीं। उनकी बातें सुनकर जिंदगी में पहली बार सोमनाथ का अभिमान टूट गया और फूट फूट कर रोने लगे। आगे बढ़कर जमाल साहब ने सोमनाथ को गले लगाया और वहां हुई प्यार की जीत। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।